सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 13 संविधान शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, संसद के प्रमुख अंगों के नाम बताते हुए किसी एक अंग के 2 कार्य लिखिए। उत्तर, संसद के प्रमुख अंग, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा के 2 कार्य इस प्रकार है। पहला, कानून बनाने का कार्य, दूसरा, मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखना। प्रश्न क्रमांक 2, किसके पास संप्रभुता होती है? उत्तर, संसद के पास संप्रभुता होती है। यह जनप्रतिनिधियों की सभा है। प्रश्न क्रमांक 3, भारत के राष्ट्रपति बनने हेतु कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? उत्तर, भारत के राष्ट्रपति बनने हेतु आवश्यक योग्यताएं इस प्रकार है। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष हो। तीसरा, वह पागल दिवालिया ना हो। चौथा, वह सरकारी लाभ के पद पर ना हो। पांचवा, वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। बच्चों, अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर, शक्ति पृथक्करण का अर्थ है सरकार के तीनों अंगों के कार्यों का विभाजन या विस्तार। सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका में शक्तियों का वितरण शक्ति पृथक्करण कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 2, संसद किसे कहते हैं? उत्तर, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति मिलकर संसद बनती है। प्रश्न क्रमांक 3, संसद के दोनों सदनों में कौन सा सदन शक्तिशाली है और क्यों? उत्तर, भारतीय संसद के 2 सदन हैं, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा लोकसभा सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्य की विधानसभा से निर्वाचित सदस्य इसमें आते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। उनके स्थान पर दूसरे सदस्य आते हैं। लोकसभा शक्तिशाली सदन माना जाता है क्योंकि इसके सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ये जनता के बीच से चुनकर आते हैं, इसलिए जनता के प्रति प्रत्यक्ष जिम्मेदार होते हैं। धन विधेयक भी लोकसभा की अनुमति के बिना पास नहीं होता है, इसलिए लोकसभा को निम्न सदन होते हुए भी संसद का शक्तिशाली सदन माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, संसद का न्यायिक कार्य क्या है? इस काम को उच्चतम न्यायालय को न देकर संसद को क्यों दिया गया है? उत्तर, संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को यदि वे अपने कार्यों का ठीक प्रकार से पालन न करें तो महाभियोग लगाकर उन्हें उसके पद से हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों को हटाने का प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। संसद में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। ये प्रतिनिधि नीतिगत विषयों व कानूनों से संबंधित प्रस्तावों को बहुमत से पारित करके लोकसभा के अनुसार राज्य संचालन में अहम भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में जनता को ही नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार है, इसलिए यह अधिकार संसद के लिए संवैधानिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के न होने पर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विपरीत हो जाता, इसलिए न्यायालय को यह अधिकार न देकर संसद को दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 5, क्या कारण है कि पर्याप्त संख्या में महिलाएं चुनाव लड़कर लोकसभा में नहीं पहुंच पाती है? उत्तर, क्योंकि हमारे समाज में प्राचीन काल से यह परंपरा रही है कि महिलाओं को घरेलू कार्यों तक सीमित रखा गया है और सार्वजनिक जीवन से जुड़े कार्य पुरुषों के हिस्से में आ गए। स्वतंत्रता के बाद से हमारे देश में महिला पुरुषों को समान अधिकार दिए गए हैं, लेकिन सामाजिक मान्यता व परंपराओं के कारण सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी नहीं बढ़ी है। स्वतंत्रता से अब तक लोकसभा में कभी भी महिलाओं की संख्या 10% से अधिक नहीं रही है। स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, लेकिन राज्य एवं केंद्र के निर्वाचन में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया है। इस कारण अभी भी अधिक महिलाएं चुनाव लड़कर लोकसभा में नहीं पहुंच पाती है। प्रश्न क्रमांक 6, लोकसभा में शक्ति का विकेंद्रीकरण और शक्ति के विभाजन का क्या महत्व है? भारत में शक्ति का विकेंद्रीकरण कितने स्तरों पर किया गया है? उत्तर,
लोकतंत्र में शक्ति के विकेंद्रीकरण का उद्देश्य होता है जनता को अधिक से अधिक सत्ता में साझेदार बनाना। सत्ता की साझेदारी विकेंद्रीकरण एक प्रकार से लोकतंत्र की आत्मा है। यदि सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं किया जाएगा तो शासन आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाएगा और उनकी ज़रूरतों व आकांक्षाओं को प्राथमिकता नहीं मिल पाएगी। इस प्रकार लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और मोहल्ला, ग्राम, शहर, जनपद, जिला और राज्य स्तर पर लोगों द्वारा चुने गए ढांचे और उनके पास निर्णय लेने का अधिकार हो। जब हमारा संविधान निर्मित हुआ तब यह निर्णय लिया गया था कि केंद्र के साथ प्रांतों के स्तर पर भी कई विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार हो। अतः देश में 2 स्तर पर विकेंद्रीकरण हुआ, संघीय या केंद्र सरकार तथा प्रांत या राज्यों की सरकार। 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों के तीसरे स्तर तक सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। अतः अब भारत में सत्ता के 3 स्तर हैं, केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकारें। बच्चों, अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, संसद का गठन किस प्रकार होता है, समझाइए। उत्तर, संसद लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। राष्ट्रपति को इसमें इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। राज्यसभा एवं लोकसभा का तुलनात्मक अध्ययन इस प्रकार है। पहला, सदस्य संख्या के आधार पर राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें प्रांत प्लस संघ शासित प्रदेशों की विधायिका द्वारा निर्वाचित 238 सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, जबकि लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। सीधे चुनाव से 550 उम्मीदवार और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन हो। दूसरा, उम्मीदवारों की आयु राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होना चाहिए, लोकसभा के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। तीसरा, अधिवेशन संख्या एवं साल में कुल सत्र। राज्यसभा के लिए 3 सत्र या अधिवेशन, शीतकालीन, मानसून और बजट अधिवेशन 2 भागों में होता है। लोकसभा में 3 सत्र या अधिवेशन होता है, इसमें भी शीतकालीन, मानसून और बजट सत्र होता है। चौथा, सभापति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति कहलाता है। लोकसभा के सदस्य आपस में मिलकर अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। पांचवा, गणपूर्ति। सदन में वैध कार्रवाई के लिए न्यूनतम उपस्थिति। तो राज्यसभा के कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा उपस्थित होने से गणपूर्ति होती है। लोकसभा में कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा, तब गणपूर्ति होती है। प्रश्न क्रमांक 2, निर्वाचन आयोग के कार्यों को लिखिए। उत्तर, निर्वाचन आयोग के कार्य इस प्रकार है। पहला, मतदाता सूची तैयार करना। दूसरा, मतदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना। तीसरा, राजनीतिक दलों को मान्यता देना। चौथा, चुनाव चिन्ह आवंटित करना। पांचवा, निर्वाचन की व्यवस्था करना। छठवां, चुनाव आचार संहिता तैयार करना। सातवां, संसद व विधायकों की अयोग्यता में राष्ट्रपति व राज्यपाल को परामर्श देना। आठवां, उम्मीदवार के खर्च की सीमा का अनुपालन करना। नौवां, चुनाव रद्द कर उपचुनाव करवाना। प्रश्न क्रमांक 3, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उत्तर, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। प्रश्न क्रमांक 4, भारतीय संसद के कार्यों और शक्तियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारतीय संसद के कार्य व शक्तियाँ इस प्रकार हैं। पहला, विधि निर्माण संबंधी कार्य तथा शक्ति। लोकसभा का मुख्य कार्य विधि निर्माण है। बिना लोकसभा की स्वीकृति के कोई भी कानून नहीं बन सकता। दूसरा, कार्यपालिका संबंधी शक्ति एवं कार्य। यद्यपि भारत में कार्यपालिका संबंधी कार्य मंत्रिमंडल को सौंपे गए हैं, तो भी लोकसभा का इन कार्यों में कुछ अंश में भागीदार आवश्यक है। इस दृष्टि से लोकसभा का प्रमुख कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। मंत्रिपरिषद पर अविश्वास का प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, प्रश्न पूछकर तीखी आलोचना द्वारा नियंत्रण करता है। लोकसभा अपनी विभिन्न समितियों के माध्यम से मंत्रियों और उनके विभागीय अधिकारियों पर नियंत्रण रखती है। इस प्रकार संसदीय समितियां कार्यपालिका पर नियंत्रण का एक सशक्त शस्त्र है। तीसरा, वित्तीय शक्तियां तथा कार्य। सभी वित्त विधेयक लोकसभा में ही पहले प्रस्तावित किए जाते हैं, उनका प्रारंभ राज्यसभा में नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त राज्यसभा के लिए यह भी आवश्यक है कि वह वित्त विधेयक पर विचार करके उसे 14 दिनों के अंदर लौटा दे। इस प्रकार वित्त विधेयक के संबंध में लोकसभा की शक्तियां ही सर्वोपरि है। उसकी स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक पारित नहीं हो सकता।
लोकसभा की वित्तीय शक्तियाँ व समितियाँ अत्यंत प्रभावशाली है। विशेष रूप से सार्वजनिक लेखा समिति की वार्षिक रिपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण समझी जाती है, क्योंकि इसके माध्यम से लोकसभा वित्तीय अपव्यय नहीं होने देती। चौथा, संवैधानिक कार्य। संसद के दोनों सदन संविधान संशोधन में मुख्य भूमिका का निर्वाह करते हैं। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पारित होना आवश्यक है। पांचवा, निर्वाचन कार्य। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। छठवां, लोकसभा के सदस्यों के साथ साथ राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। सातवां, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों सदनों के सदस्य मिलकर करते हैं। आठवां, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग लगाने का अधिकार दोनों ही सदनों को प्राप्त है। यदि एक सदन अभियोग लगाता है तो दूसरा सदन उसकी जांच करता है। प्रश्न क्रमांक 5, नीचे संसद को ज़्यादा कारगर बनाने के कुछ प्रस्ताव लिखे जा रहे हैं। इनमें से प्रत्येक के साथ अपनी सहमति या असहमति का उल्लेख कीजिए। यह भी बताइए कि इन सुझावों को मानने के क्या प्रभाव होंगे। क, संसद को अपेक्षाकृत ज़्यादा समय तक काम करना चाहिए। उत्तर, सहमत। कार्य समय पर पूर्ण होंगे। प्रश्न ख, संसद के सदस्यों की सदन में मौजूदगी अनिवार्य कर देनी चाहिए। उत्तर, सहमत। जनप्रतिनिधि है, जनता के लिए कार्य करने के लिए संसद में जाना जरूरी है। प्रश्न क्रमांक 6, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्यों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। अथवा भारत का राष्ट्रपति अब नाम मात्र का शासक नहीं है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है। उसकी शक्तियां केवल कार्यपालिका संबंधी ही नहीं, वरन विधायी, वित्तीय, न्यायिक एवं संकटकालीन शक्तियों का भी प्रयोग करता है। राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन इस प्रकार है। पहला, कार्यपालिका शक्तियां। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च कार्यपालिक का अधिकारी बनाया गया है और उसे असीमित कार्यपालिका शक्तियां प्रदान की गई है। उसकी कार्यपालिका शक्तियां इस प्रकार है। पहला, राष्ट्रपति देश का मुख्य कार्यपालिका अधिकारी है। दूसरा, राष्ट्रपति देश में सभी कानूनों को लागू करता है। तीसरा, देश में सभी बड़ी बड़ी नियुक्तियां जैसे प्रधानमंत्री, संघीय लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, भाषा आयोग, महान्यायवादी तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि की नियुक्तियां राष्ट्रपति ही करता है। दूसरा, विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति संघीय संसद का एक अभिन्न अंग है। उसे कुछ वैधानिक शक्तियां भी प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है। पहला, वह संसद की बैठक बुलाता है। दूसरा, वह संसद की बैठक को समाप्त करता है। तीसरा, वह राज्यों को समय समय पर निर्देश देता है। चौथा, वह विदेशी मामलों का निपटारा तथा दूसरे देशों से संधि एवं समझौते आदि करता है। पांचवा, वह विदेशों में अपने राजदूतों को भेजता है तथा विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है। तीसरा, वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियाँ भी प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत पहला, वित्त विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ती है। दूसरा, वह आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखता है। तीसरा, वह हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। चौथा, सैन्य शक्तियाँ। इसके अंतर्गत पहला, वह जल सेना, थल सेना और वायुसेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। दूसरा, युद्ध और शांति की घोषणा करता है। पांचवा, न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त है, जिसके अंतर्गत पहला, वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। दूसरा, वह संघीय कानूनों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों की सजा को कम कर सकता है अथवा माफ कर सकता है। तीसरा, वह राजनीतिक बंदियों को आम माफी प्रदान कर सकता है। चौथा, राष्ट्रपति को किसी भी न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता। पांचवा, सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मामले में सलाह ले सकता है। छठवा, आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत 3 परिस्थितियों में आपातकाल की घोषणा की जाती है। पहला, युद्ध या बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपातकाल की घोषणा करता है। दूसरा, संवैधानिक संकट में आपातकाल की घोषणा करता है। तीसरा, वित्तीय संकट के समय आपातकाल की घोषणा करता है। प्रश्न क्रमांक 7,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार निष्पक्ष एवं स्वतंत्र किया जा सकता है, समझाइए। उत्तर, न्यायाधीश कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अनुचित दबाव में न आकर अपने विवेक व अंतःकरण से न्याय कर सके, इसके लिए संविधान द्वारा कई व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत पहला, न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी कार्यपालिका की शक्ति सीमित है। दूसरा, महाभियोग के अतिरिक्त उन्हें निर्धारित तिथि से पूर्व पद मुक्त नहीं किया जा सकता। तीसरा, न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते में आर्थिक संकट के अतिरिक्त किसी भी स्थिति में कम नहीं किया जा सकता। चौथा, न्यायाधीशों का वेतन भत्ता आदि भारत की संचित निधि से दिया जाता है। पांचवा, अवकाश के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत पर प्रतिबंध है। छठवां, सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं और अपने कर्मचारियों की नियुक्ति आदि संबंधी स्वतंत्रता है। सातवां, न्यायाधीशों के निर्णयों का कोई आलोचना नहीं कर सकता। आठवां, न्यायाधीशों के चरित्र पर कोई आलोचना नहीं किया जा सकता। प्रश्न क्रमांक 8, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां एवं कर्तव्य इस प्रकार हैं। पहला, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को दो भागों में बांटा जा सकता है। अ, राज्यों से संबंधित विवाद। इसके अंतर्गत पहला, संघीय सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच उठे विवादों पर निर्णय देना। दूसरा, एक पक्ष संघीय सरकार तथा एक या अनेक राज्यों का हो तथा दूसरा पक्ष एक या एक से अधिक राज्यों का हो। तीसरा, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच उठे विवाद। ब, मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद। मौलिक अधिकारों से संबंधित विवादों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करते हुए 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। दूसरा, परमादेश लेख। तीसरा, प्रतिषेध लेख। चौथा, उत्प्रेषण लेख। पांचवा, अधिकार परीक्षा लेख। दूसरा, अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार इस प्रकार है। अ, संवैधानिक अपीलें। इस विवाद में संविधान के किसी अनुच्छेद या धारा की व्याख्या से संबंधित प्रश्न निहित है। इस प्रकार का प्रमाणीकरण उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। यदि ऐसे विवाद में उच्च न्यायालय अपना प्रमाणीकरण नहीं करता, तो भी सर्वोच्च न्यायालय ऐसे विवाद की सुनवाई करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। ब, दीवानी अपीलें। सर्वोच्च न्यायालय में उन समस्त दीवानी मामलों की अपील की जा सकती है जिनके मामले में उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि इन विवादों में सामान्य महत्व के कानून की व्याख्या से संबंधित प्रश्न निहित है। स, फौजदारी अपीलें। सर्वोच्च न्यायालय में फौजदारी अपीलें क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्न विवादों की अपील की जा सकती है। पहला, जब किसी अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्त को निर्दोष मानकर रिहा कर दिया है, परंतु उच्च न्यायालय द्वारा उसे मृत्युदंड दिया गया हो। दूसरा, उच्च न्यायालय ने किसी मुकदमे को अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास मंगाकर अभियुक्त को मृत्युदंड दिया हो। तीसरा, यदि उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया गया हो कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील किए जाने के लायक है। प्रश्न क्रमांक 9, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री के कार्य लिखिए। अथवा प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के संबंधों को बताते हुए प्रधानमंत्री के कार्यों का विवरण दीजिए। उत्तर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के बहुमत प्राप्त होने पर होती है। प्रधानमंत्री के अधिकार व कार्य इस प्रकार है। पहला, मंत्रिपरिषद का निर्माण या रचना या संगठन। अपनी नियुक्ति के बाद प्रधानमंत्री का पहला कार्य अपनी मंत्रिपरिषद के नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करना, जिसके आधार पर उन लोगों को मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त किया जाता है। संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि अन्य मंत्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर नियुक्त किए जाएंगे। दूसरा, मंत्रियों के विभागों का वितरण व उनमें परिवर्तन। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण प्रधानमंत्री ही करता है। इस संबंध में वह साधारणतः मंत्रियों की योग्यता व उपयुक्तता के अनुसार उनके बीच विभागों का वितरण करता है। यद्यपि इन सब का वह अंतिम निर्णायक होता है। वितरण करने के बाद भी
वह उनके विभागों में परिवर्तन कर सकता है। तीसरा, विविध विभागों में समन्वय करवाना। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की एक इकाई के रूप में कार्य कर सके तथा उनके विभागों में उचित सामंजस्य बना सके, यह दायित्व प्रधानमंत्री का है। अपने इस दायित्व के निर्वाह के लिए वह विभिन्न विभागों को आवश्यक निर्देश दे सकता है तथा उन विभागों द्वारा निर्देशों को मानना आवश्यक है। चौथा, मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या। मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या संविधान के द्वारा निश्चित नहीं की गई है। इसकी संख्या प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है। पांचवा, लोकसभा का नेता। प्रधानमंत्री संसद का मुख्य तथा लोकसभा का नेता होता है और कानून निर्माण के समस्त कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही किया जाता है। वार्षिक बजट सहित सभी सरकारी विधेयक प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ही तैयार किए जाते हैं। विधि निर्माण से संबंधित समस्त कार्यों का नेतृत्व प्रधानमंत्री ही करता है। इसके अतिरिक्त वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का परामर्श भी दे सकता है। छठवां, उच्च स्तरीय नियुक्तियां एवं उपाधियों का वितरण करना। राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्तियां की जाती है वे वास्तव में प्रधानमंत्री के द्वारा की गई नियुक्तियां होती है। राष्ट्रपति यह सब कार्य प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। उपाधियों का वितरण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वास्तव में ये उपाधियां भी प्रधानमंत्री की इच्छा से मिलती है। प्रश्न क्रमांक 10, भारतीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री एक धुरी के रूप में कार्य करता है। वह मनमानी नहीं करे और तानाशाह न बने, इसको किन किन तरीकों से सुनिश्चित किया गया है? उत्तर, प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है, इस कारण वह शासन की धुरी है। लेकिन वह मनमानी न करे, इस कारण संसद को उस पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया है। संसद विभिन्न तरीकों से प्रधानमंत्री को नियंत्रित करती है, जिसके अंतर्गत पहला, बिल पर बहस। किसी बिल पर जब संसद में बहस होती है तो संसद के सदस्य प्रश्न पूछते हैं, उनका जवाब प्रधानमंत्री को संसद में देना होता है। दूसरा, शून्यकाल। शून्यकाल संसद में प्रतिदिन होता है। इसमें तात्कालीन समस्या पर संसद प्रश्न पूछते हैं, जिसका जवाब प्रधानमंत्री को देना पड़ता है। तीसरा, काम रोको प्रस्ताव। किसी आवश्यक आकस्मिक विषय आ जाने पर संसद में काम रोको प्रस्ताव रखा जाता है, जिससे संसद की नियमित कार्रवाई रोककर उस तात्कालिक विषय पर चर्चा करानी होती है, जिसमें प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चौथा, अविश्वास प्रस्ताव। संसद सदस्य अविश्वास प्रस्ताव संसद में रखकर मतदान की मांग कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार निर्भर है? इस बात का प्रभाव कानून पर सकारात्मक होगा या नकारात्मक? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर कई प्रकार से नियंत्रण करती है। प्रमुख तरीके इस प्रकार है। पहला, प्रश्न पूछकर। संसद सदस्य किसी भी बिल के संबंध में प्रश्न पूछते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्री को सदन में देना होता है। दूसरा, विधेयक पर चर्चा। कोई भी बिल जब कानून बनाने हेतु संसद में रखा जाता है तो संसद में इस पर चर्चा की जाती है। तीसरा, अविश्वास प्रस्ताव रखकर। संसद के सदस्य संसद में अविश्वास प्रस्ताव रखकर संसद में मतदान की मांग कर सकते हैं। चौथा, काम रोको प्रस्ताव। किसी तत्कालिक विषय पर चर्चा करने हेतु संसद काम रोको प्रस्ताव द्वारा आवश्यक विषय पर चर्चा करवा सकते हैं। पांचवा, बिल पर मतदान। कोई भी बिल संसद में तब तक पारित नहीं होता जब तक इस बिल के पक्ष में मतदान नहीं हो जाता। यदि बिल किसी मंत्री द्वारा रखा गया है और वह बिल पारित नहीं हो पाता है तथा यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। कानून बनाने की प्रक्रिया में कार्यपालिका पर संसद के नियंत्रण की इन विधियों के सकारात्मक प्रभाव होते हैं। मंत्री को सदस्यों के सवालों के जवाब देने होते हैं, इस कारण सरकार सजग रहती है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।